अ वेरी गुड नून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। वेलकम बैक टू योर डेली करंट अफेयर सेशन। जो बच्चे प्लेटफॉर्म पे नए हैं उनको मैं बता दूं, आई एम रिचा शर्मा एंड आई टेक केयर ऑफ योर डेली करंट अफेयर सीरीज। रोज दिन के 12 बजे सेशंस आपके लिए प्रीमियर किए जाते हैं। मैं लाइव चैट में मौजूद रहती हूँ टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड कंसर्न्स। चलिए, आज है 16 फरवरी और अगर आप विक्रमी संवत के हिसाब से देखेंगे, माघ महीना चल रहा है। इससे पिछला महीना पौष था, अभी माघ चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ता हुआ होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है जिसमें चांद घटता हुआ होता है और आज सप्तमी अष्टमी दोनों देखने को मिलेंगी। इंडिया के कुछ हिस्सों में अलग तिथियां चलती हैं, सो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये तिथि मैं सिर्फ इसलिए बताती हूं बिकॉज कई सारे त्योहार मेले ऐसे आपको पढ़ने होते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए जो तिथि पे बेस्ड होते हैं, उसी के हिसाब से मनाए जाते हैं। और अगर आप ये डेली अंडरस्टैंडिंग लेते चलेंगे तो आपके लिए वो तिथियां याद करना सिंपल हो जाएगा और एग्जामिनेशन में यही वाली तिथियों के हिसाब से पूछा जाता है। ठीक है जी, चलिए। आज जो भी कुछ आप पढ़ेंगे या डेली सीए में जो भी आप पढ़ते हैं उसका पीडीएफ कहाँ मिलता है? उसका पीडीएफ आपको परचम के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाया जाता है, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। आप में से कई बच्चे पूछते हैं, मैम हैंड नोट्स बनाने चाहिए क्या करंट अफेयर के? क्योंकि आप मुझसे पूछते हो, मैं अपना ओपिनियन दूंगी, मेरे ओपिनियन में नहीं बनाना चाहिए जी। अनलेस आप एक ऐसा एग्जाम दे रहे हो जहां आपने पॉइंटर्स लेने हैं, बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होते हैं, उसमें से आपको छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल के लिखने हैं, तब नोट्स मेकिंग की यूटिलिटी होती है। जो आपको पीडीएफ यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट पीडीएफ्स आई वुड कॉल देम। वाई? बहुत प्रिसाइज होते हैं, कंसाइज होते हैं, येट सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई होती है। तो ये ऑलरेडी नोट्स हैं, ये पीडीएफ्स में बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं है, बल्कि नहीं है, ये नोट्स हैं आपके लिए जो मैंने बना दिए और आपको दे दिए हैं। सो आप उनको यूज़ कीजिए। ओके, सो इंग्लिश और हिंदी दोनों डेली पीडीएफ आपको परचम टेलीग्राम पे दिए जाते हैं। अगर आपको वीकली और मंथली करंट अफेयर की मैगजीन चाहिए तो आपको वेबसाइट पे जाना होगा parchamclasses.in पे। ठीक है जी। और डेली सीए अगर आप पढ़ रहे हो, रिवीजन करके पीडीएफ से बंद करके रख दीजिए, डेली का काम हो गया। वीकली रिवीजन कीजिए, मंथली रिवीजन कीजिए, 6 मंथली एनुअल लेवल पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कंपाइलेशन लाया जाता है, वो देख लिया कीजिए। आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। जिन बच्चों के पास में सब्सक्रिप्शन या पीडीएफ बैंक है, जो आपने परचम ऐप से लिया होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके सब्सक्रिप्शन पीडीएफ बैंक में जो भी रिलेटेड पीडीएफ्स हैं ऐड होते रहते हैं। चलिए जी, कल एक बहुत बड़ा सेशन था, इंपॉर्टेंट सेशन था। फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया था और बाकी सारी न्यूज़ भी देखी थी। आज का जो सेशन है, आज वाले सेशन में भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हमको करने हैं। पीएम मोदी की जो यूएई विजिट रही उसके बारे में और उस दौरान क्या क्या वहाँ इनॉग्रेट किया गया, मीटिंग के अंदर क्या हुआ और व्हाट ऑल डेवलपमेंट्स वर देयर, वो सब हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना वक्तव्य दे दिया है, अपना डिसीजन दे दिया है, उसका पूरा डिस्कशन हम करने वाले हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स अदर न्यूज़ आर देयर। सो ये सब आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो हमको कवर करने हैं। कल वाले सेशन में जाते जाते मैंने आपसे पूछा था, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई। आईसीएआई के नए प्रेसिडेंट के तौर पे, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट के तौर पे कौन अपॉइंट हुए हैं? रंजीत कुमार अग्रवाल जी। थम्स अप, बिल्कुल सही। फिर सेशन के दौरान भी मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें मैंने कहा था आधार आईडी कितने डिजिट का होता है? हम अपार आईडी डिस्कस करे थे ना, आधार आईडी 12 डिजिट्स का होता है। वेरी नाइस। अपार आईडी बता दो आज कितने डिजिट का है? अपार आईडी जो स्टूडेंट आईडी क्रिएट हो रहे हैं फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, कितने डिजिट का होता है ये? राइट डाउन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का नाम आपसे पूछा गया था, मनसुख मंडाविया, बिल्कुल सही। सिंगापुर एयर शो में पार्टिसिपेट करने हमारी सारंग टीम गई हुई है और वो कौन से हेलीकॉप्टर्स के साथ वो एयर शो करेंगे वो मैंने आपसे पूछा था। ध्रुव इज द राइट आंसर। सो थम्स अप, ये एक रैंडमली पिक्ड रिस्पॉन्स है एक स्टूडेंट का। चलिए जी, अब शुरू करेंगे आज की कहानी और वो हम शुरू करेंगे वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे से। वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे हर फरवरी को थर्ड थर्सडे को आता है। सो किसी डेट स्पेसिफिक नहीं होता और इसीलिए एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन एग्जामिनर पूछ सकता है कि वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे 2024 में कौन सी तारीख को पड़ा, या फिर इसकी थीम पूछी जा सकती है। दो ही चीज़ें हैं जो यहाँ से उठ करके आ सकती है। पॉसिबिलिटी है थोड़ी बहुत भी अगर, तो यहीं से है। ठीक है। सो इस साल 15 फरवरी को, यानी कल, इस दिन को मनाया गया था वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? ह्यूमन काइंड की स्टडी को, जो इंसान है, जो पूरी इंसान जाति बोल दीजिए या पूरा जो मानव समुदाय है, वो किस तरह से ओरिजिनेट हुआ, क्या क्या कल्चर्स होते होते वो डेवलप होकर के आज यहाँ पहुँचा है, इस पूरी चीज़ की साइंटिफिक स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। सो थर्ड थर्सडे और फ्राइडे को मनाया जाता है। इस बार 15 फरवरी को मनाया गया। थीम कनेक्शंस एंड कोलैबोरेशंस।
सो कनेक्शंस एंड कोलैबोरेशंस, एंथ्रोपोलॉजी यानी ह्यूमन का विकास भी इन्हीं के जरिए हुआ है, हम सिविलाइज हुए और आगे बढ़े, राइट। सो इसी तरह से याद रखिएगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड देयर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, पास्ट, प्रेजेंट, कल्चरल, बायोलॉजिकल, सोशल एटसेट्रा। गॉट इट। चलो अब एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पे आते हैं, ठीक है। कल हमने ICAI का अपॉइंटमेंट देखा प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए, आज हम देखेंगे IRCTC का। कौन सा? IRCTC। ट्रेन में खाना वाना खाते हैं, पेंट्री से जो खाना आता है, तो वो IRCTC की देन होती है। क्यों? क्योंकि जो केटरिंग से रिलेटेड कंपनी है इंडियन रेलवेज की, इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके नए CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन करके आए हैं? जैन साहब, संजय कुमार जैन। जैनीज खाने के लिए बहुत पर्टिकुलर होते हैं ना, प्याज लहसुन नहीं खाते, जैन फूड अलग से बनता है इंडिया के अंदर कई जगहों पे, राइट। सो बस जैन साहब को देख लीजिए, IRCTC को हेड किया है इन्होंने। कल एक बढ़िया जी थे हमारे अग्रवाल जी, जिन्होंने ICAI को हेड किया था, ठीक है। सो अगर हम IRCTC की बात करें, मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, CPSEs होती है, यानी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो होती हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनको 3 कैटेगरी में कुछ कंपनीज को बांट दिया जाता है। और किस बेसिस पर बांटा जाता है, क्या उनके लिए बेनिफिट्स होते हैं, आप में से कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं। सो आई विल सी इफ आई विल बी एबल टू ब्रिंग अ वीडियो। सो ये मिनी रत्न स्टेटस में कब आई थी? 2008 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आती है, और 1999 में इसको बनाया गया था। किसको? IRCTC को। गॉट इट। चलिए, सो संजय कुमार जैन साहब अब इसको लीड करेंगे। चलिए जी, PM मोदी जी UAE गए थे, उसके बाद कतर भी घूम आए वो, और हमें अब UAE के अंदर क्या क्या उन्होंने इम्पॉर्टेंट बातें की हैं, क्या क्या इनॉग्रेशंस किए हैं, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो PM's UAE विजिट इज़ वेरी क्रूशल फॉर अस टू अंडरस्टैंड। क्योंकि क्रूशल सिर्फ इसलिए एग्जामिनर कुछ पूछ सकता है, तो पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं, जिस्ट है ये, राइट। और इसके बाद इसमें से जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम सेपरेटली भी पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी टू UAE, 13 और 14 फरवरी को वो UAE गए थे, 15 को वो कतर गए हैं। ओके, ठीक है। सो सबसे पहले तो जो प्रेसिडेंट ऑफ UAE हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ इन्होंने एक बायलेटरल मीटिंग की। बायलेटरल यानी द्विपक्षीय, दोनों देशों के जो हेड्स थे उन्होंने बैठ करके बातचीत की है। ओके, सो यहाँ से PM साहब गए थे, और वहाँ से, मतलब पार्टी हेड्स बोलेंगे हम, और वहाँ से जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बैठ करके, और कैसे दोनों देशों की जो पार्टनरशिप है उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। इंडिया और UAE के बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल। सो दोनों देशों के बहुत अच्छे संबंध हैं ओवर द ईयर्स। साथ ही साथ अभी मैं सिर्फ पॉइंटर्स बता रही हूँ, फिर हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद UPI रुपे कार्ड जैवान अबू धाबी के अंदर लॉन्च किया गया। UAE के अंदर जैसे एक सिटी है दुबई, एक है अबू धाबी, तो अबू धाबी के अंदर जैवान। अच्छा, कई जगह ना ये जीवन पढ़ रहे होंगे बच्चे, गलत लिखा हुआ है, जीवन नहीं है, या JEEVAN, नो, इट इज जैवान। जैवान रुपे UPI कार्ड लॉन्च किया गया है दुबई, अबू धाबी के अंदर, वो भी हम देखेंगे। फिर वर्ल्ड ग्लोब गवर्नमेंट समिट 2024 जो दुबई में चल रहा था, उसमें भी PM मोदी ने अपना एड्रेसल दिया, क्योंकि इंडिया एक कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पे इनवाइटेड था वहाँ पे, अलॉन्ग विद तुर्की एंड कतर। फिर उन्होंने जो दुबई के वाइस प्रेसिडेंट PM और शेख हैं, रूलर हैं एक तरह से, शेख तो हमने बोल दिया, शेख एक उपाधि है, रूलर है जो दुबई के, और जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, क्या नाम है उनका? शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। इनके साथ भी अपनी मीटिंग की। देन PM मोदी ने इनॉग्रेट किया BAPS मंदिर, बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान मंदिर, इसका भी इनॉग्रेशन किया, जो कि पहला हिंदू स्टोन टेम्पल है पूरे मिडल ईस्ट का। और फिर उन्होंने आहलन मोदी इवेंट जो है अबू धाबी के अंदर, उसमें भी एड्रेसल किया और कुछ अनाउंसमेंट किए। वहाँ के जो इंडियन डायस्पोरा है, जो यहाँ से जाकर के वहाँ बसा है, उनको एड्रेस किया। तो ये सारे हमने की पॉइंट्स में हाइलाइट्स देख लिए। अब जो जो भी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एक एक करके देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं आहलन मोदी के साथ में, यानी हेलो मोदी या वेलकम मोदी के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाता है। सो आहलन मोदी इवेंट कहाँ हुआ? नंबर 1 अबू धाबी के अंदर हुआ, एंड उसके अंदर जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम है, जहाँ करीब 40,000 इंडियन डायस्पोरा थे जो वहाँ मौजूद थे, और उनके सामने मोदी जी ने अपना एड्रेसल दिया है। अगर हम UAE की बात करें,
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें तो करीब 3.5 मिलियन इंडियन डायस्पोरा है जो कि वहाँ रहता है, एक्सपेट्रिएट्स हैं जो वहाँ रहते हैं, जो इंडिया से जाकर के वहाँ बसे हैं, और 35% जो पूरा यूएई का पॉपुलेशन है वो इन्हीं लोगों से बना हुआ है। तो लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी या ग्रुप जो किसी और कंट्री से वहाँ जाकर के बसे हों। ठीक है जी, चलिए। जब वो एड्रेस कर रहे थे आलान मोदी के अंदर तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि बहुत ही जल्दी सीबीएसई का एक ऑफिस खोला जाएगा दुबई के अंदर। ओके, आईआईटी मद्रास और आईआईटी मद्रास आबू धाबी कैंपस ऑलरेडी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आबू धाबी के अंदर। इसी तर्ज पे या इसी लाइंस को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी ने कहा कि बहुत ही जल्दी सीबीएसई का एक ऑफिस भी खोला जाएगा, और कहाँ खोला जाएगा? दुबई के अंदर ओपन किया जाएगा। सो पीएम मोदी अनाउंसेस ओपनिंग ऑफ न्यू सीबीएसई ऑफिस इन दुबई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, स्कूल के अंदर हम सब नॉट एवरीबडी बट मेजॉरिटी ऑफ अस वर्क गवर्न बाय सीबीएसई। ठीक है जी। और क्या होगा इससे? वहाँ जो लोग रह रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा वहाँ रह रहा है, उनकी एजुकेशन के अंदर सपोर्ट मिलेगा। जैसे आईआईटी दिल्ली आबू धाबी कैंपस जो था उसमें मास्टर्स कोर्स हाल ही के अंदर स्टार्ट किया गया है, सीबीएसई ऑफिस भी शुरू किया जाएगा। ओके, देन लॉन्च ऑफ यूपीआई रुपे कार्ड, जिसका नाम क्या है? जय-वन इन आबू धाबी। आबू धाबी में ही जो प्रेसिडेंट हैं और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों ने मिलकर के जय-वन कार्ड को इनॉग्रेट किया। सो यूएई के प्रेसिडेंट एंड हमारे पीएम मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। क्यों? ताकि बहुत इजी जो ट्रेड है, मनी ट्रांजैक्शंस हैं, हो सके। सो रुपे का जो एक्सेप्टेंस है अब पूरे दुबई के अंदर चलेगा, और रुपे इंडियन ब्रांड है। ओके, सो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस रुपे का आ जाएगा विद दिस जय-वन कार्ड। जय-वन कार्ड इज बेस्ड ऑन इंडियाज डिजिटल रुपे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्टैक। हमारे ही रुपे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के ऊपर ये बेस्ड है फॉर द यूएई मार्केट। तो अब आप यूएई में जाएंगे तो ये कार्ड यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ एक अग्रीमेंट साइन हुआ कि हम इंटरलिंक करेंगे यूपीआई इंडिया एंड एएनआई यूएई के को आपस में। दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्विसेज हैं, इंस्टेंट पेमेंट के लिए, एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू कंट्रीज और सीमलेस हो पाएंगे। ओके, ठीक है। फिर जब ग्लोबल गवर्नमेंट समिट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो यूएई के अंदर हुआ चल रहा था, उसी दौरान यूएई की एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट है, यूएई टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट, उन्होंने लॉन्च किया फैल्कन फाउंडेशन। फैल्कन फाउंडेशन, दिस इज द लोगो एंड एवरीथिंग जिसके साथ इसको लॉन्च किया गया। सो फैल्कन फाउंडेशन कौन सी कंट्री से जुड़ा हुआ है पूछ लिया जाए तो यूएई आप मेंशन करेंगे। और इसका जो लॉन्च था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन सोर्स, यानी एनीबडी कैन एक्सेस एंड कंट्रीब्यूट। तो ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए जो भी चाहे उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो इस सबसे रिलेटेड एक ये फाउंडेशन है, फैल्कन फाउंडेशन, एनजीओ के फॉर्म में वर्क करेगी और इसको स्टार्ट किया गया है। $300 मिलियन इनिशिएटिव के साथ में ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बूस्ट करने के लिए यूएई ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। ठीक है जी, समझ में आ गया? ओपन सोर्स एआई से रिलेटेड है। देन फाउंडेशन स्टोन लेइंग ऑफ भारत मार्ट इन जबल अली दुबई। जबल अली एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है दुबई के अंदर। अगर आप देखेंगे तो करीब दुबई यहाँ अराउंड इतनी लाई करती है। ठीक है, फिर ये शारजाह वाला हिस्सा आ जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो यहीं पे जबल अली पोर्ट भी पड़ता है, दुबई का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है। वहाँ पे भारत मार्ट लॉन्च किया गया, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, नॉट लॉन्च। ओके, अब यहाँ क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा? जो भी हमारे एमएसएमई सेक्टर्स हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं हमारी, वो सारा यहाँ पे एक्सपोर्ट करके भारत मार्ट जैसे एक तरह से आप समझ लीजिए मार्ट्स होते हैं ना, जैसे कौन सा मार्ट होता है, डी मार्ट होता है, जैसे बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इस तरह से एक भारत मार्ट खोला जाएगा जहाँ पे भारत से ला करके एक्सपोर्ट की चीज़ें रखी जाएंगी। सो हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बढ़ावा मिलेगा और एक्सपोर्ट के अंदर इट विल प्ले अ क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। और साथ ही साथ इंटरनेशनल बायर्स जो हैं, नॉट जस्ट इन यूएई बट अदर कंट्रीज ऑल्सो, वहाँ तक हमारे प्रोडक्ट्स और इजीली पहुँच पाएंगे, जैसे गल्फ, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरेशिया, यहाँ से आगे फर्दर, बिकॉज जेबल अली पोर्ट आगे भी फर्दर कनेक्टेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पोर्ट है, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है। सो भारत माला विल प्रोपेल इंडिया यूएई बायलेटरल ट्रेड फर्दर। जेबल अली पोर्ट पे, जो कि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहाँ पे भारत मार्ट खोले जाने के कारण। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स यूएई's फर्स्ट हिंदू टेम्पल। यूएई का, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पहला हिंदू टेम्पल इनॉग्रेट किया गया पीएम मोदी जी द्वारा, और उस मंदिर का नाम क्या है?
बोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS टेम्पल, और ये इस पूरे रीजन में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल माना जा रहा है। पब्लिक के लिए अभी ओपन नहीं किया गया है, 1 मार्च को ओपन किया जाएगा। BAPS का ये जो पूरा नेटवर्क है, इन्होंने काफ़ी सारे मंदिर बनवा रखे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, करीब मोर देन 1500 टेम्पल्स, इंक्लूडिंग इंडिया का जो अक्षरधाम है दिल्ली में और गांधीनगर के अंदर, वो भी इसी संस्था के द्वारा बनाए गए हैं। अगर आप इस मंदिर की थोड़ी सी ब्रीफिंग देखेंगे तो इस तरह का ही पूरा मंदिर है। मेन मंदिर नागर स्टाइल के अंदर बना हुआ है, आसपास पानी रखा गया है, गंगा यमुना से पानी ले जा करके थोड़ा इसमें मिक्स किया गया है। ओके, सो ट्रेडिशनल नागर स्टाइल में बना है, हिंदू स्टोन टेम्पल है ये, और पूरे मिडिल ईस्ट का पहला ट्रेडिशनल हिंदू स्टोन टेम्पल इसको कहा जा रहा है। जो पिंक सैंडस्टोन इसमें यूज़ किया गया है वो राजस्थान से गया है, और जो अंदर पूरा इंटीरियर है वो इटालियन मार्बल का है। 7 शिखर हैं इसमें। कितने शिखर हैं? 7 शिखर हैं, जो कि UAE के 7 एमिरेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पूरे मंदिर में कई जगह हार्मनी वर्ड को अलग अलग भाषाओं में 30 अलग अलग भाषाओं के अंदर हार्मनी वर्ड को लिखा गया है, डिपिक्ट किया गया है। सो ये जो टेम्पल है इंडिया और UAE के हार्मोनियस रिलेशनशिप का एक प्रतीक माना जा रहा है, एंड इस पूरे रीजन में हार्मनी को और बढ़ाने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप की तरह काउंट किया जा रहा है। कोई भी आयरन से बनी हुई चीज़ का इस्तेमाल इस पूरे मंदिर के अंदर नहीं किया गया है। ठीक है जी, अब हमने सारे बातें देख ली कि PM मोदी गए तो क्या क्या चीज़ इनॉग्रेट हुई, किसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम इंडिया UAE रिलेशंस के ऊपर थोड़ा लाइट डाल लेते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक डोमेन्स में इंडिया और UAE के बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। UAE हमारा क्रूड ऑयल और LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का लार्जेस्ट सोर्स भी है। ओके, वहीं से आता है हमारे पास में। एंड इंडिया अब कोशिश कर रहा है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की, LNG के क्षेत्र में भी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बन जाए। देन CEPA, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, साइन किया गया था इंडिया और UAE के बीच में। कब ये किया गया था? 2022 के अंदर, ठीक है, और उसको 1 साल कंप्लीट हो चुका है। और इस पूरे 1 साल के दौरान, CEPA के 1 साल के दौरान 16% ट्रेड वॉल्यूम बढ़ा है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, करीब 85 मिलियन USDs पूरा पिछले 22-23 वाले फिस्कल ईयर के अंदर ट्रेड काउंट किया गया। UAE 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI भी है इंडिया में, यानी बाहर के दूसरे देश जो हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें 4th लार्जेस्ट FDI कौन सा देश कर रहा है? UAE कर रहा है। यहीं पे बिल्कुल क्वेश्चन फॉर यू, टॉप 3 FDI करने वाले कंट्रीज इन इंडिया। हमारा सोर्स ऑफ FDI 4th नंबर का UAE से आ रहा है। टॉप 3 FDI सोर्सेज कौन से देशों से आ रहे हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। और जब तक आप ये लिख रहे हैं, मैं जल्दी जानकारी यहाँ से दे देती हूँ कि आप जब भी मंथली करंट अफेयर पढ़ते हैं, जैसे अभी जनवरी का खत्म हो चुका है, तो आपको मंथली मैगजीन मिलती है, परचम वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, parchamclasses.in पे। आप ही की रिक्वेस्ट के ऊपर एक MCQ कंपाइलेशन भी लाया गया है। हर महीने 150 से ज़्यादा MCQs आपको मिलेंगे विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी प्रिपरेशन करनी है, पॉइंट्स में कैटेगरी वाइज सॉर्टेड अच्छे से, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपको MCQ के साथ में तैयारी करनी है, आप इसकी तरफ मूव कर सकते हैं। इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन ऐप पे मिल जाएगा। ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, और इंडिविजुअल जो फाइल है, ई-बुक है, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, इसको अभी हिंदी में नहीं किया गया है, वी आर वेटिंग। अगर हमारे पास रिक्वेस्ट ज़्यादा आएंगी तो फिर हम इसको हिंदी में भी लॉन्च कर देंगे। चलिए जी, ज़्यादा जानकारी, क्वेरी, कंसर्न्स के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट दी हेल्पलाइन नंबर, या आप मेल कर सकते हो, या परचम ऐप चैट में चैट कर सकते हो। अगली खबर ये क्या है? ये एक ट्रेन है, एक क्रिएटिव विजुअल है जो दिखाया जा रहा है, ड्रीम ऑफ डेजर्ट। ट्रेन का क्या नाम है? ड्रीम ऑफ डेजर्ट। ये एक लग्जरी ट्रेन है और सऊदी अरेबिया इसको लॉन्च करेगा, ऐसा अनाउंसमेंट हो चुका है 2025 के अंदर। ठीक है जी, और ये सऊदी अरेबिया की पहली लग्जरी ट्रेन होने वाली है। क्या नाम है? ड्रीम ऑफ डेजर्ट। सो सऊदी अरेबिया टू लॉन्च ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, जो कि एक लग्जरी ट्रेन है, शेड्यूल टू बी लॉन्च्ड इन लेट 2025। और ये रियाद, जो कि कैपिटल है सऊदी अरेबिया की, यहाँ से लेकर के और जॉर्डन के बॉर्डर एरिया तक, अल कुरैयत तक, ये पूरा 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। लग्जरी ट्रेन होती है जिसमें आराम से बैठिए, खाइए पिए, बहुत स्पेशियस सीटिंग्स होती हैं, बहुत रिच इंटीरियर होता है, और बाहर जो भी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स वगैरह हैं और सुंदर सुंदर वादियाँ हैं, देखते चलिए, डेजर्ट वगैरह। दिस इज़ व्हाट दिस ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट इज ऑल अबाउट।
अब हम क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ रुख कर ही चुके हैं, तो हमने यूएई दौरा देख लिया, हमने सऊदी अरेबिया के ट्रेन के बारे में बात कर ली, अब उसके बाद हम चलते हैं नासा। ओके, सो नासा में स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है यूएस का एक प्राइवेट मून लैंडर। सो ये नासा ने नहीं बनाया है, नासा बोलना गलत हो जाएगा, हमें यूएस बोलना चाहिए था, अब हम यूएस चल रहे हैं। तो यूएस में स्पेसएक्स जो है इलॉन मस्क का, उसके रॉकेट पे लॉन्च किया गया है एक प्राइवेट मून लैंडर। दिस इज द प्राइवेट मून लैंडर, और उस लैंडर का नाम क्या है? उसका नाम है ओडेसिस, और प्रॉपर नेम है नोवा सी लैंडर। सो कौन सी प्राइवेट कंपनी है, क्या ये मिशन है, कहाँ उतरेगा, ये सब थोड़ा देखते हैं। यूएस मून लैंडर लॉन्च्ड 52 years आफ्टर लास्ट अपोलो लूनर मिशन। लास्ट जो यूएस का मून से रिलेटेड मिशन था वो अपोलो लूनर मिशन था, और उसके बाद अगर कोई मून मिशन यूएस से जा रहा है, ऑल्दो एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा जा रहा है, तो वो हो जाता है नोवा सी लैंडर ओडेसिस। ये एक लैंडर है जो कि लॉन्च किया गया है। कहाँ से? स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के ऊपर नासा के केनेडी स्पेस सेंटर केप कैनवेरल फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है जी, ओके। पहला यूएस लूनर टचडाउन है ऑलमोस्ट आधी सेंचुरी के बाद में, एंड फर्स्ट बाय अ प्राइवेटली ओन्ड स्पेसक्राफ्ट। अभी टचडाउन हुआ नहीं है, मिशन है। अगर ये लैंड कर जाता है मून की सतह पे, तो पहला प्राइवेट लैंडर होगा जो कि मून की सतह पे उतरेगा, ये ध्यान रखिएगा। कब पता चलेगा इसके बारे में? अभी फरवरी 22 को ही ये उतरना है, पता चल जाएगा। इसको बनाया किसने? ह्यूस्टन बेस्ड एक एरोस्पेस कंपनी है इंट्यूटिव मशीन्स, इंट्यूटिव मशीन्स, और उनका ये मिशन लॉन्च किया गया है। सो इट इज शेड्यूल्ड टू लैंड ऑन February 22। कहाँ? मैलपर्ट ए क्रेटर, मून के सदर्न पोल के पास ही है मैलपर्ट ए क्रेटर, वहां पे इसको उतरना है। अगर ये सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो फर्स्ट प्राइवेटली लेड मिशन हो जाएगा टू अचीव दिस। अच्छा, इससे पहले लास्ट कंट्री, 5th नंबर की कंट्री जो मून पे पहुंची, जापान। और कौन से मिशन के तहत पहुंची? जल्दी से मिशन का नाम बताओ। इनफैक्ट मुझे ये भी बताओ, डोंट वरी, जिन बच्चों को ये सब आंसर्स नहीं आते हैं जो हम सेशन के बीच में करते हैं, तो चिंता करने की बात नहीं, अगले दिन हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन पूछने का पर्पस ये होता है थोड़ा आपको प्रोब करते रहूं, आप भी अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स डालिए, बिकॉज जब आप खुद आंसर ढूंढते हैं ना, वो आंसर दिमाग में टिकेंगे और लंबे टिकेंगे। गॉट इट? चलिए, सो मुझे बताइए यूएसए का लास्ट मून मिशन कौन सा था, ये बताइए। और जो जापान का मून के ऊपर लैंडिंग हुई है, वो मिशन कौन से मिशन के तहत हुई है? सो जापान हैड बिकम द 5th कंट्री। उससे पहले हमारा चंद्रयान 3 मिशन था, जिसकी वजह से इंडिया 4th नेशन बन गया था टू लैंड ऑन मून। अभी हमने जापान की बात की और अगली न्यूज़ भी जापान से है। जापान एक इकोनॉमिक रिसेशन के दौर से गुजर रहा है, और उसके चलते इसकी जो इकोनॉमिक वर्ल्ड मैप के ऊपर इकोनॉमिक पोजिशनिंग है, वो 3rd नंबर से गिर के 4th नंबर पे पहुंच चुकी है। ओके, सो जापान लूजेस इट्स स्पॉट एज वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी टू जर्मनी। अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जर्मनी की हो गई है, जापान की नहीं रही। टॉप पे यूएसए है जो शुरू से बना हुआ है। 2nd नंबर पे चाइना है, जिसने आई थिंक जापान को 2010 में रिप्लेस कर दिया था एज 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 3rd पे पहले जापान था, पर अब वो 4th पे आ गया है। 3rd पे जर्मनी है। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन के अपनी पोजिशन ले रखी है। ओके, सो ये जो भी पोजिशनिंग है ये 2023 के डेटा के बेसिस पे होती है। सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा विच इज रिलीज्ड इन February 2024, जापान स्लिप्स टू वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और मेजर रीजन जो इसका है वो जापान की इकोनॉमी लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 में जो श्रिंक हुई है, उसकी वजह से ये रैंकिंग एकदम ड्रॉप हो गई है। ऑल्सो जापानीज येन, जो वहाँ की करेंसी है येन, वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिर गया। ओके, सो उसकी जो वैल्यूएशन है काफ़ी गिर गई। और जब हम ग्लोबल पोजीशन देखते हैं इकोनॉमी वाइज, तो डॉलर से ही कंपेयर किया जाता है, क्योंकि जो नॉमिनल जीडीपी है उसके बेसिस पे ही रैंकिंग रेटिंग दी जाती है, और नॉमिनल जीडीपी डॉलर के टर्म्स में देखा जाता है। क्योंकि जापानीज येन अभी कमज़ोर है डॉलर के मुकाबले, इसलिए इसकी रैंकिंग जापान की नीचे गिरती हुई देखी गई। उसी के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जापानीज डॉलर क्योंकि वीक पड़ा है इसलिए, उसी के साथ साथ जापान की पॉपुलेशन कम हुई है, राइट, प्रोडक्टिविटी कम हुई है, कॉम्पिटिटिवनेस में उतना तगड़ा नहीं उतर पा रहा जापान जितना रहता है। आप कैसे डिसाइड करते हो आप वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो नहीं हो? जीडीपी के बेसिस पे करते हो ना। आप जितना प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बना रहे हो, जितना उनको बेच रहे हो, उतना पैसा आपके देश के अंदर आएगा, उतना आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनोगे। अब अगर जापान के पास ज़्यादा वर्कफोर्स नहीं है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली बात है जीडीपी भी उतना ग्रो नहीं करेगा, उतना पैसा जापान के पास नहीं आ रहा, उसकी इकोनॉमिक पोजिशनिंग डाउन हो गई। ठीक है, चलिए। सो
अच्छा, अब ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि आप रिसेशन से गुजर रहे हो या नहीं गुजर रहे हो? अगर कोई भी देश 2 स्ट्रेट क्वार्टर्स में, लगातार 2 क्वार्टर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन से गुजर रहा हो, यानी उसकी जो जीडीपी है या जो उसकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, पहले के मुकाबले कॉन्ट्रैक्शन पे चल रही है, तो आपको टेक्निकल रिसेशन घोषित कर दिया जाता है। इनफैक्ट अभी रिसेंट खबर ये भी आई कि यूके भी रिसेशन के दौर से गुजर रहा है। ठीक है, चलिए। सो अब हम आते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ वाला सेगमेंट हमने देख लिया, अब हम इंडिया की तरफ वापस रुख करते हैं। इंटरनेशनल सेगमेंट ऑफ न्यूज़ में हम वो न्यूज़ कंसिडर करते हैं जो भी इंडिया से बाहर हुई है। इंडिया ने भी चाहे उसमें पार्टिसिपेट किया हो, लेकिन वो इंडिया से बाहर हुई है, तो हम उसको इंटरनेशनल सेगमेंट टैग कर देते हैं। नेशनल सेगमेंट पे आते हैं। 16 नेशनल यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन। हर साल नेशनल यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं हर साल, यानी पिछले 27 सालों से, 27 ईयर्स से हो रहे हैं, ताकि जो हमारा यूथ है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनको एक फील मिल सके कि डेमोक्रेसी वर्क कैसे करती है, पार्लियामेंट वर्क कैसे करता है। सो एक तरह से मॉक पार्लियामेंट समझ लीजिए। और ये पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। और इसमें कौन सी टीम विजेता रही? स्टूडेंट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा। दे स्टूड आउट विनर्स इन 16th नेशनल यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन। गॉट इट? चलो, अगली खबर आ रही है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कोलैबोरेट किया है वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एक एयरपोर्ट प्रेमिसेस पे सेटअप करने के लिए। अभी तक दुनिया में एक एयरपोर्ट के प्रेमिस पे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट नहीं सेटअप हो रखा, और उसके लिए 2 एंटिटीज के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, एचपीसीएल एंड कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला। अब इससे होगा क्या? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया जाएगा, उससे जो भी एयरपोर्ट के अंदर अंदर व्हीकल्स चलते हैं उनकी फ्यूल नीड को उस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट से फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए। सो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला एमओयू में एंटर हुआ है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ 1000 किलोवाट ऑफ पावर का एक प्लांट सेटअप करने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड प्लांट। और ऐसा करने वाला ये पहला एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड बन जाता है। कौन सा? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला। और ये प्लांट जो है अगले साल तक कंप्लीट होगा और जो भी इंटरनल नीड्स हैं फ्यूल की वो फुलफिल कर देगा। बीपीसीएल के बारे में देख लीजिए, महारत्न स्टेटस की कंपनी है। 2017 के अंदर महारत्न स्टेटस मिला था। बनी कब थी? 1976 में। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंडर में आती है एंड इंडिया की 2nd लार्जेस्ट फ्यूल रिटेलर है। आप जाके पेट्रोल डीजल भरवाते हो ना, तो रिटेल के अंदर फ्यूल बेचने वाली 2nd लार्जेस्ट फ्यूल रिटेलर है। सबसे टॉप पे कौन सी आती है? रिलायंस। रिलायंस आती है क्या? कंफर्म करो तो, लिखो जल्दी। अगली न्यूज़ पे चलते हैं हम। डोपिंग के चलते एक खिलाड़ी हैं जो अगले काफ़ी सालों तक कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने से बैन कर दी गई हैं। नाम है इंडियन हैमर थ्रोअर रचना कुमारी। ये हैं रचना कुमारी जी, हैमर थ्रोइंग के अंदर हैं ये, और 12 साल के लिए इनके ऊपर बैन लग गया है डोपिंग के चलते। इससे पहले भी इनके ऊपर बैन लग चुका है। ओके, इससे पहले 2015 से 19 के टाइम 4 साल का सस्पेंशन ये झेल चुकी हैं। सो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट जो है उसने सस्पेंड किया है हैमर थ्रोअर रचना कुमारी जी को। ओके, सो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से रिलेटेड है अगली खबर। सो पुरुषोत्तम रूपाला जी जो हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया है रीअलाइंड एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, और इसको हम शॉर्ट में AHIDF स्कीम भी कह देते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला जी मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के यूनियन मिनिस्टर हैं। इन्होंने रीअलाइंड स्कीम लॉन्च किया। ये स्कीम पहली बार लॉन्च नहीं हो रही है, ये स्कीम ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है जून 2020 के अंदर कोविड के दौरान एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और इसके तहत जो भी डेयरिंग कॉरपोरेशंस होते हैं और ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हो गए जो भी डेयरिंग के अंदर आना चाहते हैं, मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह, प्रोसेसिंग नहीं, मीट एंड मीट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, डेयरी या डेयरी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में आना चाहते हैं, तो उनके लिए फंड्स, लोन्स एट्सेट्रा और इंसेंटिव्स ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं इस स्कीम के तहत। सो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को लॉन्च कर दिया गया था जून 2020 के अंदर ही 3 साल के लिए। ओके, 3 साल के लिए, वो 3 साल पूरे हो गए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी सारे कोऑपरेटिव्स ने इसको यूज़ किया। अब इस स्कीम को रीअलाइन किया जा रहा है, वापस से लाया जा रहा है विद सर्टेन चेंजेस। सो अब अगले 3 साल के लिए यानी 2023 से 25-26 के लिए इसको 29,610 करोड़ की लागत के साथ में लॉन्च किया जा रहा है, यानी इस फंड के साथ में लॉन्च किया जा रहा है। तो जो भी इस फील्ड में आकर के
कोऑपरेटिव्स एट्सेट्रा में काम करना चाहेंगे उनको सब्सिडीज़, इंसेंटिव्स एट्सेट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे। सो ये डेयरी कोऑपरेटिव्स को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को एनहांस करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा जो भी इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, डेयरीज, कोऑपरेटिव्स एट्सेट्रा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। सो इट विल हेल्प लार्ज नंबर ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स इन द कंट्री। इस स्कीम के तहत क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पेएबल अप टू 8 ईयर्स। 3% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कम कर दिया जाएगा और जो आप 8 साल में पे कर सकते हो। क्रेडिट गारंटी 25% जो आप लोन ले रहे हो उसके अंदर अप टू क्रेडिट गारंटी कवर 25% ऑफ टर्म लोन तक की आपको मिल जाएगी। लोन अमाउंट पे कोई सीलिंग नहीं रखी गई है कि इतना ही लोन दिया जाएगा एंड आपका जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है उसके 90% वैल्यू तक का लोन प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा? इस फंड के तहत ही आता है जो इसमें आउटले रखा गया है ना। अगर आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 30,000 करोड़ का जो आउटले रखा गया, यहीं से लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, यहीं से इंटरेस्ट सबवेंशन फैसिलिटीज दी जाएंगी, क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी दी जाएंगी कि आप क्रेडिट ले सकते हो एट्सेट्रा। सो उसके लिए इस फंड से रिलेटेड स्कीम को लाया गया है। नाम क्या है जी? नाम क्या है? एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ओके, चलिए। ओके, सो अगली खबर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से आ रही है। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट और जो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड पूरा मसला है वो समझेंगे और फिर हम रिवीजन क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे। सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अनवील्स एन अनपैरेलल वेंचर संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने एक अपने आप में पहली तरह का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव। इसके तहत क्या होगा? जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, मान लीजिए आप कोई ऑफिस बना रहे हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका आप डिजिटल ट्विन बना दीजिए पहले, राइट? तो एक डिजिटल 3D मॉडल जैसा समझ लीजिए, डिजिटल ट्विन बन जाएगा उसका। उसमें आप देख लीजिए, सब परख लीजिए, डिज़ाइन कैसी लग रही है, कोई इनपुट देने हैं किसी को, कोई फीडबैक देने हैं वो दे लीजिए, जो भी उसमें R&D करनी है आप कर लीजिए और फिर आप उसमें चेंजेस करने के बाद फिजिकल स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लीजिए। तो इस तरह से एक सिम्युलेशन हो जाएगा, डिजिटल सिम्युलेशन, इसलिए इसको डिजिटल ट्विन कहा गया है। किसका डिजिटल ट्विन? फिजिकल का ही या टैंजिबल का ही इनटैंजिबल डिजिटल ट्विन। टैंजिबल जिसको छुआ जा सकता है और इनटैंजिबल जिसको देखा छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए। सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इनवील किया है संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव। तो कौन से डिपार्टमेंट का है पूछ लिया जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इससे एक सोल्यूशन मिलेगा, आप वर्चुअल रेप्लिकास बना पाओगे फिजिकल एसेट्स के, ताकि आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सको, सिमुलेशन एनालिसिस वगैरह सब कर सको। और एक कोलैबोरेटिव लीप है, यानी एक बहुत बड़ा एक कदम हो सकता है जो बाकी सारी इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ मिलकर उठाया जा सके इन रीशेपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड डिज़ाइन। इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप बनाते हो आपके दिमाग में होता है, नक्शे पे होता है ना, लेकिन वो बहुत सामने आप देख सकते हो, फील कर सकते हो। सो जब ऐसा हो जाएगा यू विल बी एबल टू एंटर द 3D वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, आप उसमें देख सकते हो डिजिटली और फिर उसको बनाओगे तो एक रेवोल्यूशनरी डिज़ाइन और आउटपुट निकल के आएगा। और इसी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्वाइट किए हैं इंडस्ट्री, पायनियर, स्टार्टअप, MSME, एकेडमिशिया, जो भी कुछ साथ में आना चाहें, जिनका इंटरेस्ट है इसमें, वो आए और इसके अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे। ठीक है जी, चलिए अब हम आते हैं उस न्यूज़ पे जिसकी रिक्वेस्ट कल से आने लग गई थी कि मैम ये समझा दीजिएगा क्या है ये मसला, हमको समझ नहीं आ रहा है। ज़रूरी नहीं है सबको समझ नहीं आया, कईयों को आ गया होगा। सो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कह दिया है कि इसको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। अब ये पूरा मुद्दा समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, स्कीम भी बाद में बात करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? कोई भी बॉन्ड क्या होता है कि आपने बॉन्ड अनाउंस किए हैं, मनी लेने के लिए एक ये जरिया होता है, एक फिनेंशियल टूल होता है ना, पैसा बनाने के लिए। सो बॉन्ड इशू किए जाते हैं, जो उस बॉन्ड को खरीदता है उस बॉन्ड पे एक अमाउंट लिखा हुआ रहता है, उतना आपको पैसा देना होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे, देखिए। सो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का एक एग्जांपल है, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है बिकॉज दिस इज द ओनली ऑथराइज्ड इशूअर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। पूरे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड अगर कोई इशू कर सकती है, बॉडी कर सकती थी, तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी। इस तरह से यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 1,000 रुपये, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख वैल्यू तक के इलेक्टोरल बॉन्ड पेपर्स होते हैं, वो आप खरीदते हो और उसके एवज में उसका पैसा दे देते हो। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्यों इशू किए जाते हैं या किए गए थे? इनका मेन पर्पस क्या होता है कि अगर आपको, सरकार ने 2018 के अंदर शुरू की, केंद्र सरकार ने, कि अगर किसी को भी अनोनिमस यानी अपनी
आइडेंटिटी रिवील किए बिना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी तक फंड भेजने हैं तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड पेपर्स या इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कई बार लोग टैक्स बचाने के लिए या फिर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करने के लिए करते हैं ना, आप एनजीओज में कर देते हो, आप नहीं करते होगे, कोई और करता होगा। सो एनजीओज में कर देते हैं हम डोनेशंस, तो डोनेशन के तौर पे बोल दीजिए, या जैसे भी अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी में अपनी आइडेंटिटी दिखाए बिना डोनेट करना है या फंड पहुंचाना है या पैसा भेजना है तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू करते हो। ठीक है, अब सरकार ने क्यों इसको, या सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों असंवैधानिक बताया है और ये स्कीम जो पूरी थी इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम विस्तार से कर लेते हैं। तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। आइए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, तो पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये जो स्कीम थी इसको जनवरी 2, 2018 में सरकार नोटिफाई करती है। ओके, और इस स्कीम के तहत मनी इंस्ट्रूमेंट है ये एक, जिसके थ्रू कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल इन इंडिया कैन डोनेट टू पॉलिटिकल पार्टीज अनोनिमसली, बिना अपनी आइडेंटिटी बताए। अगर आपको पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा डोनेट करना है तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। अब होगा क्या, 2 नंबर का पैसा बहुत आएगा। ऑब्वियसली बात है, कौन पॉलिटिकल पार्टीज में डोनेट करेगा? या तो उनके बहुत हितैषी होंगे, बहुत फॉलोअर्स होंगे, राइट, फैंस होंगे, या फिर ऐसे भी लोग होंगे जिनको अपना ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट करना है या टैक्स नहीं पे करना है ना, वो हो सकते हैं। पार्टी के ही खुद के लोग हो सकते हैं, मनी रोटेट कर रहे हैं, बहुत कुछ हो सकता है, राइट। सो इस स्कीम के तहत एसबीआई को ऑथराइज्ड इशूअर बताया गया, जो कि 1000 से लेके 1 करोड़ तक के बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर सकती थी। यहाँ तक का मसला समझ में आ गया? ठीक है जी, अब इधर आ जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन ने असंवैधानिक क्यों बताया? क्योंकि ये जो बात है ना कि पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी छुपा करके आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स यूज कर सकते हो, खरीद सकते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है, एज पर द आर्टिकल 19(1)(a। So electoral bond scheme is unconstitutional and is violative of article 19(1)(a। अब ये आर्टिकल 19(1)(a) किसके बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट द फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आरटीआई जो होती है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो वायलेट हो रही है। अब अगर किसी को जानना है कि भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना पैसा गया इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, तो आप तो रिवील ही नहीं कर रहे हो कुछ भी, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं जी, ऐसे नहीं चलेगा। ये जो आपने अनोनिमस नेचर रख दिया है ना इन चीज़ों का, उसकी वजह से राइट टू इन्फॉर्मेशन वायलेट हो रहा है, और इसकी वजह से फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है जी, और इसका प्रॉपर वायलेशन है। और इसके चलते हम ये जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चला रखी है जिसमें डोनर अनोनिमस रह सकता है, वो बिल्कुल असंवैधानिक और तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि देखो, कौन पैसा भेज रहा है, राइट, कितना पैसा आया, कौन सी पार्टी के पास आया, ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं नहीं है, दी नहीं जा रही। किस पार्टी को कितना पैसा मिला, कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। सो अगर कोई सीकर चाह रहा है इन्फॉर्मेशन लेना तो कैसे होगा? अच्छा, ये सारा केस कैसे पहुंचा सुप्रीम कोर्ट? ऑब्वियसली कोई पेटिशनर होगा। सो एक पेटिशनर ने याचिका दायर की कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा राइट है इन्फॉर्मेशन का, आप क्यों नहीं बता रहे? ठीक है, आपको प्राइवेसी रखनी है डोनर की तो आप रखो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारी चीज़ें छुपा रहे हो। किस पार्टी को कितना मिला वो तो हमें पता होना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर के सारा मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में जो आई थी, उसके लिए सेंटर ने कुछ अमेंडमेंट्स किए थे सर्टेन एक्ट्स के अंदर, और उन अमेंडमेंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं जी, ये जो आपने अमेंडमेंट्स किए हैं ना, दीज आर नॉट अनकॉल्ड फॉर, मतलब दीज आर नॉट कॉल्ड फॉर, ये होने ही नहीं चाहिए थे, इनके पीछे का कोई तुक ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। सो मल्टीपल अमेंडमेंट्स 2 फाइनेंस एक्ट्स के थ्रू, काफ़ी सारे, जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स ला दिए गए थे। तो फाइनेंस एक्ट 2017, फाइनेंस एक्ट 2016 के तहत अमेंडमेंट्स लाए गए ताकि 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इशू किया जा सके, शुरू किया जा सके। ठीक है, और इन अमेंडमेंट्स की वजह से ही जो कंपनीज थी वो अनलिमिटेड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर सकती थी पॉलिटिकल पार्टीज को, एब्सोल्यूट अनोनिमिटी के साथ। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी बताया है, यानी कि इसके पीछे कोई तुक नहीं है ऐसा करने का। देयर वाज नो लॉजिकल रीजन टू डू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक लीगल टर्म होती है जो सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यूज की है। बेंच ने, अब इसका नतीजतन क्या हुआ है, ठीक है, आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो बता दिया, अब इसका नतीजा क्या होगा? तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था, उन्होंने बोला है, विच वॉज लेड बाय DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि पहली चीज़ तो इलेक्टोरल बॉन्ड तुरंत प्रभाव से बंद किए जाएं, जो आप सोल इशूअर थे इमीडिएटली स्टॉप कीजिए इसको इशू करना, राइट। और
2019 12 अप्रैल से जब से पैसा आना शुरू हुआ है एक्सेट्रा, तो वो सारी जो भी डिटेल्स हैं, कितने डोनेशन आए, किसके थ्रू आए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने वो डोनेशंस अपने नाम निकलवाए हैं, कब निकलवाए हैं, डेट के साथ वो सारी डिटेल्स फर्निश कीजिए और 6 मार्च 2024 तक आपको ये सारे डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन को ये डिटेल एसबीआई प्रोवाइड करेगा। इलेक्शन कमीशन को बोला गया है कि 13 मार्च तक आपको ये सारी डिटेल पब्लिश करनी है। कितना पैसा आया, कब कब आया, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कितना निकाला है, ये सारी डिटेल इलेक्शन कमीशन को पब्लिक के सामने लानी होगी। बिकॉज जनता का ये अधिकार है, जो वोटर है उसका अधिकार है ये जानना कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास कितने ये जो फंड हैं थ्रू इलेक्शन बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं। ओके, सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो अभी तक एनकैश नहीं हुए, राइट, जिनका पैसा अभी तक नहीं निकाला गया है, 15 दिन का समय होता है, जिनका पैसा अभी तक नहीं निकाला गया उनका पैसा नहीं निकाला जाए, ओके, और उनको वापस बैंक को जमा करवाया जाए, और जिन्होंने खरीदे थे वो बॉन्ड्स उनको वापस लौटा दिया जाए। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। गॉट इट? तो मसला समझ में आ गया क्या? तो मोटा मोटा मसला यही है कि भाई आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे जो पैसा आ रहा है अनोनिमस, कौन दे रहा है कुछ नहीं पता, तो एक तरह से ब्लैक मनी घूम रहा है मार्केट के अंदर, उसको वाइट बनाने की कवायद चल रही है, टैक्स सेविंग की कवायद चल रही है। करोड़ों में आप पैसा इधर भेज दे रहे हो, आपकी टैक्स सेविंग बच जाएगी, आपके ऊपर रेड बेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो उन सबको कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। चलिए अब रिविजन क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे और पहला क्वेश्चन देखते हैं। जेवन कार्ड इज बेस्ड ऑन विच डिजिटल क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्टैक। ये जो जेवन कार्ड है जिसको यूएई के अंदर लॉन्च किया गया, वो कौन से डिजिटल क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्टैक के ऊपर बेस्ड है? इंडिया का रुपे कार्ड। ओके, हु हैज रिसेंटली अज्यूम द रोल ऑफ सीएमडी ऑफ आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी के सीएमडी के तौर पे किसने अपनी पोजीशन संभाली है? आंसर हो जाएगा संजय कुमार जैन। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ लग्जरी ट्रेन दैट सऊदी अरेबिया इज सेट टू लॉन्च इन 2025। सऊदी अरेबिया हाल ही में एक ट्रेन लॉन्च करेगी, ऐसा अनाउंसमेंट किया है, लग्जरी ट्रेन, और उसका नाम क्या है? क्या नाम है जी? क्या नाम है? ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। ओके, देन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज वायलेटेड इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो 2018 के अंदर आती है, उससे कौन से आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है, ये हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। कौन से आर्टिकल की बात की गई है यहाँ पे? आर्टिकल 19(1)(a। ओके, एंड देन ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आज प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सेशन आज इतना ही रखेंगे। कल हम लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट डेज के रिवीजन है, मतलब प्रीवियस कुछ डेज के रिवीजन है। सो पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था टेम्पल या BAPS टेम्पल इन विच सिटी ऑफ यूएई। कौन सी सिटी ऑफ यूएई में इसको किया गया? एक ऑप्शन तो गलत ही है ये सिटी नहीं है, ये तो ऑलरेडी दुबई के अंदर आता है। चलो 3 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई रियली होप जो भी हमने पढ़ा है समझ में आ गया होगा। अब हम कल मिलेंगे दिन के 12 बजे डिस्कसिंग टुमारोज करंट अफेयर्स। टेक केयर, बाय बाय।